नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल जी के ज्योति पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए मॉडल सेट। इसमें आपको 25 इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपनी जानकारी को चेक कर सकते हैं और अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं, अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि। कृषि भूमि के तात्पर्य खेती करने योग्य भूमि से है। इसके अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल प्रति भूमि, वर्तमान प्रति भूमि प्लस वर्तमान प्रति भूमि के अलावा अन्य प्रति भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि और विविध प्रकार की फसलों वाली भूमि शामिल है। हमारा अगला सवाल है, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फलावरण। मार्फिन एक क्षारीय पदार्थ है जो अफीम और पॉपी के बीजों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसे द्रव रूप में पॉपी के फ्रूट कैप्सूल से प्राप्त किया जाता है। फ्रूट कैप्सूल में चीरा लगाने पर रिसाव के रूप में लेटेक्स नामक पदार्थ बाहर निकलता है। इसे संग्रहित कर सुखाकर कच्चे अफीम के रूप में तैयार कर लिया जाता है, जिसमें लगभग 8 से 14% मार्फिन पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समोच्च कृषि। समोच्च कृषि पहाड़ी क्षेत्रों या ढलानों पर की जाती है। समोच्च कृषि के अंतर्गत हल या मशीन से बनाई गई वृत्ताकार या परिधीय रेखाओं के माध्यम से पानी मृदा में अवशोषित होने तक नीचे की ओर बहता है। यह विधि पानी के बहाव को कम करता है, जिससे फसलों के लिए अधिक पानी उपलब्ध होता है और मृदा अपरदन भी कम होता है। हमारा अगला सवाल है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट के पायस को हाइपो कहते हैं। आरक्षित फिल्म के विकास को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थायोसल्फेट फिल्म में अविकसित सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन्स के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो जल में घुलनशील है। फिल्म को साफ करते समय सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स को आसानी से हटाया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। जीवाणु कोशिका एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जबकि सूत्रकणिका यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। अतः जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है। हमारा अगला सवाल है, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर श्यामा शास्त्री। 1904 ईस्वी में तंजौर के एक पंडित ने भट्ट स्वामी के अपूर्ण भाष्य के साथ अर्थशास्त्र का हस्तलेख मैसूर राज्य पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री आर श्यामा शास्त्री को दिया। श्री शास्त्री ने पहले इसका अंशतः अंग्रेजी भाषा 1905 ईस्वी में इंडियन एंटिक्विटी तथा मैसूर रिव्यू 1906 से 1909 में प्रकाशित किया। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल निचय है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व मन्नार की खाड़ी है। हमारा अगला सवाल है, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF कर्नाटक के हसन शहर में स्थित है। भू स्थिरीकरण और भू समक्रमिक उपग्रह के निरीक्षण और नियंत्रण के लिए इसरो द्वारा इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। अब हमारा अगला सवाल है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवन के कारण। समुद्र की सीपी पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो किरणों का कुछ भाग अपरिवर्तित यानी कि न्यून मात्रा में ध्रुवित हो जाता है और शेष भाग परावर्तित यानी कि पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। इस प्रकार ध्रुवन के कारण सीपी सोने की भांति प्रतीत होती है। हमारा अगला सवाल है, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपरिवर्ती। कोई वस्तु जब दूरी तय करती है तो प्रत्यक्षतः आनुपातिक रूप से समय वर्ग से संबंधित होने पर इसका त्वरण स्थिर रहता है। गिरती हुई वस्तुओं के संदर्भ में प्रायः ऐसा देखा जाता है। समय और दूरी के मध्य संबंधों का प्रतिपादन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। अब हमारा अगला सवाल है, किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्ट्रासोनिक।
ध्वनि तरंगों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति, अवश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति, पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति। अब हमारा अगला सवाल है, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु को। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है। बैंगलोर में सूचना तकनीकी आईटी कंपनियों का केंद्र होने के कारण इसकी तुलना कैलिफोर्निया अमेरिका के सांता क्लैरा वैली में स्थित सिलिकॉन वैली से की जाती है। हमारा अगला सवाल है, टेलनेट का तात्पर्य है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेलीफोन नेटवर्क। टेलनेट का पूर्ण रूप टेलीफोन नेटवर्क से है। टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क्स पर वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन द्वारा बाईडायरेक्शनल टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारद। दिए गए विकल्पों में पारद का गलनांक सबसे कम होता है क्योंकि इसमें न केवल काफ़ी कमज़ोर बंध पाया जाता है बल्कि इसकी संरचना की त्रिविमीय नहीं होती है। हमारा अगला सवाल है, स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबद्ध है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घास स्थल से। स्टेपी एक शुष्क एवं ठंडा घास का मैदान है जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक महाद्वीपों के सिवाय सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से अमेरिका, मंगोलिया, साइबेरिया, तिब्बत और चीन में पाया जाता है। यह घास का मैदान सामान्यतः मरुस्थल और वनों के मध्य पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, कैक्टस में शूल किसका रूपांतर है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ते। कैक्टस पौधे में शूल कांटे पत्तों का रूपांतरण है जो शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं जहां पानी की कमी है। अब हमारा अगला सवाल है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। अब तक ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव माइक्रोप्लाज्मा है जो बैक्टीरिया में संख्याओं में पाया जाता है जबकि बैक्टीरिया का आकार 1 से 5 म्यूमीटर होता है। अब हमारा अगला सवाल है, अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि। अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर जैसे ही वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, मांग की मात्रा कम हो जाती है। इसी प्रकार वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अतः अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में प्रत्यक्षतः विपरीत संबंध है। अब हमारा अगला सवाल है, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7%। पृथ्वी पर लगभग 7% उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ये वर्षा वन भूमध्य रेखा, विशेष रूप से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में स्थित है। यह वर्षा वन पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग 50% से अधिक वन्य जीवों का निवास स्थल है। अब हमारा अगला सवाल है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताज उल मासिर से। ताज उल मासिर नामक ग्रंथ की रचना हसन निजामी ने की थी। इस रचना में 1192 ईस्वी से लेकर 1228 ईस्वी तक के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला वर्णन इसी रचना में मिलता है। बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में बिहार पर जीत हासिल करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। हमारा अगला सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1934 ईस्वी में। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी एवं रामानंद मिश्रा ने वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया तथा पटना के अंजुमन हॉल में इसकी औपचारिक स्थापना वर्ष 1934 में की गई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अब हमारा अगला सवाल है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 ईस्वी में बना था। श्री कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री तथा अनुग्रह नारायण सिंह उप प्रधानमंत्री बने थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। आज़ादी के बाद 1947 ईस्वी में बने मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे तथा अनुग्रह नारायण सिंह वित्त मंत्री। अब हमारा अगला सवाल है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है?
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र मध्यवर्ती विशाल मैदान के अंतर्गत आता है, जो गंगा नदी व उसकी सहायक नदियों के अपवाह वाले क्षेत्र से संबंधित है, जिसे कछारी मिट्टी या जलोढ़ मृदा कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियामक अधिनियम। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारने और व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन सम्मिलित कर लिया गया। अब हमारा अगला सवाल है, मानसून शब्द का तात्पर्य है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हवाओं के रुख का बदलना। जब उष्णकटिबंधीय संरक्षित क्षेत्र से व्यापारिक एवं स्मॉगी हवाएं ऊपर की ओर कोरियोलिस बल के कारण केरल राज्य से जून के पहले सप्ताह में पहुंचता है, इसे मानसून कहते हैं। इससे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट। इसमें आप कितना सही कर पाए हैं यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल सेट के साथ। टिल देन, बाय बाय।